तो आज से मुख्यमंत्री निवास में जन दर्शन की शुरुआत हो गई है, जहां सुबह से लोगों की भीड़ लगी हुई है। समस्याएं लेकर आम जनता मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच रहे हैं। बताते चलें कि हर गुरुवार मुख्यमंत्री आम जनता से इसी तरह से मुलाकात करेंगे, जहां जनता की समस्याओं का निदान होगा। बताते चलें कि पहली बार जन दर्शन में शामिल हुए लोगों का माला और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा कई मुद्दों पर मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने जनदर्शन, यूनिफाइड कमांड की बैठक, बस्तर के हालात और गौ तस्करी पर अपने विचारों को रखा। क्या कहा है डिप्टी सीएम ने, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी का आज जनदर्शन है, सभी लोग उनसे मिलकर के अपनी बात रखेंगे। बाद में जैसा उनका निर्देश होगा हम सब करेंगे। यूनिफाइड कमांड की बैठक है, कई विषयों पर चर्चा और निर्णय है। ये बैठक बहुत प्रभावकारी होने वाला है और आगामी 1 वर्षों के लिए कार्य योजना बनेगी, उस पर काम होगा। यूनिफाइड कमांड अगर निर्णय करता है तो फिर अच्छा हो जाता है उसमें। बस्तर में तो कर्मचारियों से उनकी तनख्वाह का पैसा वसूला जा रहा है नक्सलियों के द्वारा, वहाँ पर लोगों से राशन वसूला जा रहा है, वहाँ पर नोट छापने की मशीन है, पुराना एक लेथ मशीन अंदर है, लोगों के ट्रैक्टर जब्त किए हुए हैं नक्सली। बहुत सारे मसले चल रहे हैं। निसंदेह गौ तस्करों के ऊपर कठोरता से कार्यवाही होनी चाहिए। भविष्य में ऐसा भी करेंगे जिसमें जिस क्षेत्र में ये हो रहा है वहाँ पर लोगों को, पुलिस प्रशासन से लोग निर्धारित होंगे, नहीं ठीक कर पाने पर वो उन पर कार्यवाही होगी। एक अच्छी नीति के साथ इस पर काम करेंगे। भैया गौ तस्करी बंद होना चाहिए, इसमें मतलब कठोरता के साथ बंद होना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। खबरों के अनुसार दोपहर 2:25 पर सचिन पायलट दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे, जहां 3 बजे रायपुर एयरपोर्ट से अंबिकापुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। अंबिकापुर में शाम 4 बजे इंदिरा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और वही तय कार्यक्रम के अनुसार शाम 5:30 बजे के लगभग रायपुर पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। तो खबर नक्सलियों के हमले से जुड़ी हुई है, जहां ताड़ेलवाया सीमा के पास एक युवक प्रेशर आईईडी की चपेट में आ गया। घटना में 39 वर्षीय युवक को हल्की चोटें भी आई हैं। तो बताते चलें कि घायल पुरुष को उचित उपचार के बाद एम्बुलेंस से जिला अस्पताल दंतेवाड़ा भी लाया गया है। शाला प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में विधायक दीपेश साहू बेमेतरा के कलेक्टर और डीईओ पर जमकर बरसे। विधायक ने मंच पर ही काम करने के तौर तरीकों को लेकर अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। अधिकारियों को खरी खोटी सुनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो जहां दीपेश साहू ने गरीब परिवार के संबंध में अधिकारियों को सुनाते देखा जा सकता है। क्योंकि हम लोग किसान लोग हैं, मैं भी किसान घर से हूं, तो हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में महंगी फीस नहीं दे सकते। इस कारण से हमारी सरकार संचालित कर रही है आत्मानंद जैसे स्कूल। लेकिन मुझे पता चला है अभी जब मैं यहां पहुंच रहा था कलेक्टर साहब, तो वहां पर कुछ एडमिशन हुए हैं। आत्मानंद में राठी स्कूल है, थोड़ा फोन रखेंगे, थोड़ा सुन लेंगे क्या बोल रहे हैं। तो वहां जो एडमिशन हुआ है, जो प्रक्रिया होनी चाहिए उस ढंग से नहीं हुआ है, गलत तरीके से वहां पे एडमिशन हुआ है और आपके कहने पे हुआ है। तो डीओ साहब, पहले क्या स्थितियां रही होंगी किस सरकार में, मैं इस बात को नहीं जानता। हमारी जो सरकार है गरीब के लिए है, गरीब के बच्चे के लिए वो स्कूल है, उसमें बड़े लोगों को, व्यावसायिक लोगों को, पैसे वालों का बच्चे का एडमिशन ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। मुंगेली जिले में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां सीएमएचओ ने बीएमओ को प्रशासन ने विशेष निर्देश दिए हैं। बताते चलें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद होने का मामला विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद से प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर और कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में चिकित्सक और कर्मचारी को नोटिस भी जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
गौरेला नगर पालिका के सीएमओ को फोन पर गालियां और धमकी दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। इस मामले पर अब प्रदेश साहू समाज सीएमओ नारायण साहू के पक्ष में आ रहा है। पुलिस द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज नहीं किए जाने के बाद साहू समाज के उपाध्यक्ष भुवनेश्वर साहू कन्हैया राठौड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचे। नहीं, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक प्रशासनिक अधिकारी नारायण साहू जी यहाँ सीएमओ है गौरेला में, ये अपने छुट्टी में घर गया था भिलाई, वहाँ इनके साथ गाली गलौच हुआ है। यहाँ गौरेला के एक नेता ने उनको फ़ोन में बहुत गंदे गाली दिया है, मारने की धमकी दिया है। तो ये पीड़ित व्यक्ति भिलाई गया रिपोर्ट लिखाने, तो वहाँ के थाना ने कहा कि चूँकि आप गौरेला में अधिकारी हैं, आपका रिपोर्ट वहाँ लिखा जाएगा। गौरेला आया तो यहाँ के टीआई बोलता है कि चूँकि गाली आपको भिलाई में दिया है इसलिए भिलाई में एफआईआर होगा। अब एक प्रशासनिक अधिकारी इस टाइप के भटक रहा है एफआईआर के लिए। दिनांक 9 जून 2024 रात को 10 बजे मेरे फ़ोन पर अननोन नंबर से लगातार फ़ोन आ रहा था और मैंने जब उनको उठाया 4-5वें बार फ़ोन किए तो वहाँ से सामने वाले व्यक्ति के द्वारा लगातार मुझे गंदी गालियाँ और कार्यालय में घुसकर मारने की धमकी दिया गया। व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं मिला हूँ, ना ही मैं जानता हूँ, परंतु जो कॉलर आईडी रहता है उसमें कन्हैया राठौर के नाम से दर्ज दिखा रहा है और उस रात को उन्होंने लगातार मुझे 20-25 बार भी फ़ोन किया। तो खबर राजनांदगांव की, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लालबाग थाना प्रभारी को हटाने की मांग की है। बकायदा इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने लालबाग थाना प्रभारी पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया है। ना किसी का फ़ोन उठाना, ना सामाजिक कार्यकर्ताओं का फ़ोन उठाना, ना राजनीतिक पार्टियों के किसी नेताओं का फ़ोन उठाना। यहाँ तक कि जो क्षेत्र है लालबाग थाना क्षेत्र, वहाँ भी ग्रामीण अगर किसी विषय पे फ़ोन करते हैं तो ना वो फ़ोन उठाते हैं, ना वो किसी को कॉल बैक करते हैं। गैर जिम्मेदार अधिकारियों को ना बैठाएं, उनकी जगह किसी जिम्मेदार अधिकारियों को आना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज युवा मोर्चा एसपी साहब से मिलकर शिकायत की है। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। वहीं करोड़ों रुपए मरम्मत और निर्माण के लिए जारी होने के बावजूद स्कूल के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। महासमुंद जिले में ऐसे भी स्कूल हैं जहां पूरी की पूरी छत ही गायब है, तो वहीं काम अधूरा है तो कहीं काम शुरू तक नहीं हो पाया। साफ है कि शिक्षा विभाग के अफसर ठेकेदारों पर किस कदम मेहरबान है कि ठेकेदार अपनी मनमानी पर उतारू हैं, जिसके चलते सरकारी स्कूलों की स्थिति आज भी जस के तस बनी हुई है और बच्चों को गांव के घरों का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। साथ ही आपको बता दें कि महासमुंद के सरायपाली ब्लॉक में मुरमुरी गांव के सरकारी स्कूल में 30 बच्चे हैं, लेकिन वो स्कूल में नहीं बल्कि दूसरों के घर में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। तो बता दें कि महासमुंद जिले के 518 सरकारी स्कूलों की मरम्मत और निर्माण कार्य के लिए लोक शिक्षण मद से 45 करोड़ 52 लाख 96 हजार रुपए जारी किया गया था। तो इनमें से 333 स्कूल का काम पूरा हो चुका है, जबकि अभी भी 185 स्कूलों में काम चल रहा है। तो इसी बीच एक बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। कोयला घोटाले मामले में जेल में बंद निलंबित किए गए तो उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुनवाई खत्म हो गई है। दोनों पक्षों की बहस के बाद से फैसला सुरक्षित रखा गया। तो एसीबी की तरफ से डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे और बचाव पक्ष से बिलासपुर हाईकोर्ट के वकील हर्षवर्धन परघनिया फैजल रिजवी के बीच करीब 1 घंटे बहस चली है। तो जमानत याचिका को एसीबी और ईओडब्ल्यू की फर्स्ट एडीजी की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोयला घोटाले मामले में जेल में बंद निलंबित किए गए तो उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुनवाई खत्म हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट है क्योंकि सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुनवाई खत्म हो गई है और दोनों पक्षों की बहस के बाद से ये फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो कोयला घोटाले को लेकर ये बड़ी अपडेट है और इसी बीच मेरे सहयोगी नितेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नितेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है?
अब ये सुनवाई खत्म हो गई है और फैसले को सुरक्षित रखा गया है। क्या कुछ अपडेट है इसके ऊपर? बिल्कुल राधा, दिसंबर 2022 से सौम्या चौरसिया निलंबित जो उप सचिव हैं जेल में हैं और उनकी मुश्किलें अभी भी कम नहीं हो रही हैं। जो आज चतुर्थ फ्लोर ACBOW का जो स्पेशल कोर्ट है वहाँ पर सुनवाई हुई और तरह तरह से तमाम दोनों ही पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें दी और जो अंतिम जो है फैसला ADG की कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है और सौम्या चौरसिया अभी भी यथावत उसी स्थिति में रहने वाली हैं। तरह तरह से पक्ष दिए गए। ACB की तरफ से डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने अपना मत रखा, वहीं बचाव पक्ष से बिलासपुर हाई कोर्ट के वकील हर्षवर्धन परघानिया ने मत रखा। क्या हुआ, बड़ी अलग अलग तरह के तथ्य दिए गए, जैसे कि मान लीजिए किसी आधार पर आप किसी को उठाते हैं तो अगर आप किसी के साथ सपोज दैट मेरा और किसी और का संबंध है तो किसी और से संबंध होने से मैं प्रभावित नहीं होता हूं। ऐसे ही कुछ बहुत सारी तमाम तरह की दलीलें दी गई सौम्या चौरसिया के, जिनके साथ संबंध थे कि जो आरोपी हैं इनका इनके साथ कनेक्शन नहीं है, बस फोटो हो जाने से या साथ में दिख जाने से संबंध नहीं होता है। तो इस तरह से तमाम दलीलें चली, लेकिन सौम्या चौरसिया की मुश्किलें खत्म अभी नहीं हुई हैं। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और जैसे इस फैसले की जो भी अपडेट होगी हम पहुंचाएंगे। लेकिन अभी यही है कि सौम्या चौरसिया 2022 से जो कि जेल में है वो रायपुर की सेंट्रल जेल में ही अभी रहेंगी और इस मामले पर कोयला घोटाला मामला जो कि बहुचर्चित घोटाला मामला है उसमें यही अपडेट है। ठीक है नीतीश, तो हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए नीतीश आपका शुक्रिया। तो मोहन सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। सरकार 88,540 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है, जिसमें से 73,540 करोड़ रुपए बाजार से और 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से। तो बता दें कि फ्रीबीज योजनाओं के कारण सरकार के बजट पर भार पड़ा है। तो ऐसे में चलिए जरा देखते हैं कि सरकार कहां कितना खर्च कर रही है। तो लाडली बहना योजना पर हर साल 18,000 करोड़ रुपए खर्च रही है 88,450 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये पिछले बार की तुलना में लगभग दोगुना है, जिसमें जो कर्जा लिया जा रहा है जिसमें 15% केंद्र सरकार देगी, बाकी मार्केट से लेंगे। मार्केट से लेंगे तो इसमें कमीशन खोरी होगी, क्योंकि जिस भी प्राइवेट फर्म से ये कर्जा लेगी सरकार वो उनके कमीशन भी सेट होते हैं, बाकायदा उनके एजेंट होते हैं, तो कमीशन खोरी भी करेगी। अब बताइए मध्य प्रदेश के हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं। प्रति व्यक्ति कम से कम 55 से 60,000 रुपये प्रति कर्ज में दबा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगातार प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान तो भ्रष्टाचार करने के लिए कर्जा लिया जाता था, कमीशन खोरी के लिए कर्जा लिया जाता था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रदेश के विकास के लिए और आम जनता को सौगातें देने के लिए इस तरह का प्रबंधन किया जाता है। श्रीमान बंटाधार के कार्यकाल में तो प्रदेश का 1/3 बजट अकेले कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए जाता था। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 1 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसमें 11 विधेयक लाने की तैयारी चल रही है। फिर चाहे बोरवेल का मुद्दा हो या फिर चाहे विश्वविद्यालय में एक रूपता का मसला, सरकार सभी मसलों को लेकर विधेयक लाने की तैयारी में है। ऐसे में चलिए जरा आपको मोहन सरकार में होने वाली इस विधानसभा सत्र की भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। तो मोहन सरकार का पहला बजट आपको बता दें कि 3 जुलाई को पेश होगा। MP सरकार का बजट
विनियोग हमारे ठेकेदार को आप तैयारी होना चाहिए किसान के पास भी, वो सीमांकन का आवेदन दे, 35 दिन में उसका सीमांकन करें। अगर कोई मामला वो रिसीव ले लें आप, अगर नहीं होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एमपी में छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की अब समीक्षा होगी और ये समीक्षा खुद प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। बता दें कि SC, ST, OBC छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की समीक्षा की जाएगी। उमरिया जिले के मानपुर में रहने वाला अपाहिज पिता जो अपने मृतक पुत्र के हित की लड़ाई 3 साल से लड़ रहा है, उनका बेटा दीपक गुप्ता 3 साल पहले रमदहा वाटरफॉल में पानी में डूब गया था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। दीपक गुप्ता जो एक सरकारी योजना का लाभार्थी था, आज तक उस योजना का लाभ उसे नहीं मिल पाया है। तो उनके अपाहिज पिता बृजकिशोर गुप्ता का संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि कैसे विभिन्न राज्य सरकारों के नियम और प्रक्रियाएं एक आम नागरिक के लिए समस्याएं बन सकती है। ये जो आप रमदहा वाटरफॉल बता रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ में स्थित है और मध्य प्रदेश से जो RBC में जो नियम बने हुए हैं, तो वो जहाँ मृत्यु घटित होगी वहीं राहत राशि देने का प्रावधान है। क्योंकि उसकी मृत्यु भले ही आदमी हमारे यहाँ का है मध्य प्रदेश का, लेकिन इसकी मृत्यु छत्तीसगढ़ में हुई है, तो यहाँ पे RBC 6(4) के तहत मध्य प्रदेश में राहत उसको नहीं दी जा सकती RBC के तहत। डिंडोरी में ठेकेदारों की मनमानी सामने आ रही है, जहां तमाम शिकायतों के बावजूद मलबा नदी में बहाया जा रहा है। इस पर ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार नदी और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डिंडोरी जिले में विभागीय अधिकारी और ठेकेदार की मनमानी की जा रही है। खरमेर नदी पर पुल निर्माण के लिए नदी के प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है। अमरपुर विकासखंड मुख्यालय का डिंडोरी मार्ग, जहाँ डिंडोरी नदी पर करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण कराया जा रहा है। पुल निर्माण के लिए नदी के अंदर हेवी ब्लास्टिंग की गई है, जिसका मलबा नदी के अंदर बिखरा पड़ा हुआ है। नदी के अंदर मलबे का ढेर लगा हुआ है, जो किसी भी वक्त बारिश होने पर नदी के स्वरूप को तहस नहस कर सकता है। नदी की बहुत आवश्यकता है, यहाँ सारे लोगों का निस्तार होता है, लेकिन अभी कुछ समय में ऐसा देखने को मिल रहा है कि हम आज जल संरक्षण और जल संवर्धन की बात कर रहे हैं, परंतु यहाँ स्थिति बिल्कुल विपरीत है। ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन के नज़र में ये चीज़ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि इस नदी को लगभग समाप्ति की ओर ले जाने का काम प्रशासन और शासन के द्वारा किया जा रहा है। प्रशासनिक लापरवाही के कारण ये हम लोग के लिए बहुत दुखद बात है कि आज हम नदी के अस्तित्व के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। ये खरमेर नदी है और इसमें जो है पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, कम से कम नहीं तो 4-5 महीने से चल रहा है। पूरा मलबा नदी के में रखे हैं, इसको बाहर निकाल लो करके मैं 2 बार तक उनको बोल चुका हूँ। बताते चले कि मानसून के बाद भी नदी के अंदर से मलबा नहीं हटाने को लेकर ग्रामीण आक्रोशित है। मामला प्रकृति से जुड़ा हुआ है, बेहद संगीन है। ग्राम पंचायत के सरपंच रामनाथ उद्दे ने बताया कि उन्होंने खुद ठेकेदार को नदी के अंदर से मलबा हटाने की गुहार लगाई, लेकिन ठेकेदार ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। पुल निर्माण करने वाली कंपनी के सुपरवाइजर प्रशांत से जब विस्तार न्यूज ने सवाल किया तो उन्होंने जल्द ही मलबे को तत्काल नदी से बाहर शिफ्ट करने का आश्वासन दिया है। हमारा पूरा ब्रिज है, हमारा पूरा डिंडोरी रोड पे बन रहा है 23,000 मीटर पे,
और इसकी लागत राशि मेरे ख्याल से 2.5-3 करोड़ के आसपास है। और ये हमारा टेंडर अभी 2024 से है, 2026 तक का टेंडर है। सुना अपने गांव वालों की प्रकृति को लेकर जागरूकता पर देखना दिलचस्प हो जाता है कि निर्माण कंपनी मलबा कितनी जल्दी बाहर निकालती है। एम्स की तरह ही मध्य प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में इमरजेंसी यूनिट शुरू की जाएगी। तो भोपाल एम्स में डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। एम्स के डायरेक्टर अजय सिंह ने कहा कि पूरे देश में और खास तौर पर मध्य प्रदेश में एक्सीडेंट के जो मरीज हैं वो काफ़ी मात्रा में हो रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि न सिर्फ एक्सीडेंट वाले, साथ में इमरजेंसी वाले जो मरीज होते हैं उनके लिए भी बहुत कम सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर पूरी सुविधाएँ उन्हें मिल पाती हैं। मध्य प्रदेश में दीक्षांत समारोह को लेकर प्रशासन ने विशेष तैयारी शुरू की है। बाकायदा इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने खास जानकारी दी है। बताते चलें कि प्रदेश में 1 जुलाई से दीक्षांत समारोह कार्यक्रम मनाया जाएगा, जो कि 3 दिनों तक चलने वाला है। तो प्रदेश के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में इसका आयोजन होना है। निजी और सरकारी कॉलेजों के कुलपति को इस संबंध में विशेष निर्देश भी दिए गए हैं।